अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून तारीख़ का छठा सबक जनपद और महाजनपद, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने भारत का नक्शा दिया गया है और इस खाके के अंदर 16 महाजनपदों के जो है तो नाम दिखाए गए हैं और वो कहाँ पर वाक़ई थे, वो जनपदें, उनको भी जो है तो बताया गया है। तो ये जो महाजनपद है उनके कुछ नाम है यहाँ पर, 16 नाम। जैसे कोसल, देखिए यहाँ पर कोसल है, वत्स है, काशी, चेदी, अवंती, अशमक, और ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक कंधार है इस तरफ। इसके अलावा कंबोज और पांचाल, मल, वर्जी, अंग, मगध, काशी। तो ये तमाम जितनी भी यहाँ पर महाजनपदें हैं उनको जो है तो यहाँ पर बताया गया है, उनके नाम जो है तो दिए गए हैं। आइए अब हम इसको तफसील से जो है तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जनपद के बारे में कि जनपद जो है किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे महाजनपदों के बारे में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कब्ल मसीह का मतलब को समझना है। यहाँ पर दिया हुआ है तकरीबन 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह का ज़माना तस्लीम किया जाता है। इस ज़माने में जनपदें वजूद में आईं। ये जनपदें छोटी छोटी रियासतें थीं। तो हमें सबसे पहले कब्ल मसीह का मतलब समझना है। अभी जो हम सालों में जो सन का इस्तेमाल होता है वो सन ईसवी कहलाता है ना। और ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन से जो है तो साल का शुरुआत हुई थी। वहाँ से जो है तो ईसवी का जो सन है उसको स्टार्ट किया गया था। आज 2021 साल चल रहे हैं, यानी 2021वां साल जो है तो स्टार्ट है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से उस दिन को पकड़ा गया है और 2021 साल लगभग होने पर आए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना है वो कब्ल मसीह उसे कहा जाता है। मसीह जो लफ्ज़ है वो ईसा से लिया गया है। तो मसीह तो समझ गए आप लोग, कब्ल मसीह यानी उनकी पैदाइश से पहले का ज़माना। तो ईसवी साल शुरू होने से पहले जो कब्ल मसीह का दौर था, यानी 600 और 1000 साल के जो बीच का दरमियान का जो वक्फ़ा था, उसका जो वक्त था, उस वक्त में उन 400 सालों के दरमियान जनपदें वजूद में आई थी। अब जनपद है क्या? जनपद यानी कि इलाके, है ना। बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी पहले रियासतें वजूद में आई, यानी छोटे छोटे हिस्से रियासतें वजूद में आए, वहाँ पर आबादी हुई, वहाँ पर कुछ लोगों ने हुकूमतें किए। तो ये है छोटी छोटी रियासतें यानी कि जनपदें, और बड़ी रियासतें यानी कि महाजनपदें। जनपद का मतलब हो गया, समझ लो यहाँ पर इलाका या तो रियासत। ये बात समझ में आ गई होगी अभी आप लोगों को। अब जनपद के मुअम्मर अफराद, मुअम्मर यानी बुज़ुर्ग अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जनपद के मुअम्मर अफराद की गण परिषद हुआ करती थी। एक गण परिषद हुआ करती थी, यानी उन लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी जो मिलकर वहाँ पर वो लोग कुछ फैसले किया करते थे। गण परिषद के अराकीन इज्तिमाई तौर पर बहस करके उमूर हुकूमत से मुताल्लिक फ़ैसले किया करते थे, यानी हुकूमत को किस तरीके से चलाना है ये फ़ैसले वो लोग किया करते थे। इस तरह के बहस व मुबाहिसे जहाँ होते, इसे जलसाएगाह को, उस जलसाएगाह को संथागार कहा जाता था। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि उसे जो है तो संथागार कहा जाता था, जहाँ पर मुअम्मर अफराद मिलकर, यानी बुज़ुर्ग अफराद मिलकर हुकूमत को किस तरीके से चलाना है इस बात के जहाँ पर फैसले किए जाते थे, उसे संथागार कहा जाता था। आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत सारी जो है तो
जनपदें जो है तो दी गई है, और साथ ही साथ बर्र सगीर हिंद भी बताया गया है। बर्र सगीर हिंद किसे कहते हैं? बर्र सगीर हिंद आप लोग देख सकते हैं। बर्र सगीर हिंद के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये तमाम इलाकों को मिलाकर जो है तो बर्र सगीर कहा जाता है। तो बर्र सगीर हिंद के अंदर ये तमाम चीज़ें आती है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान से मशरिक़ में बिहार है ना, आप लोग बिहार भी जो है तो देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार की तस्वीर है, बिहार दिखाया गया है। बंगाल और उड़ीसा तक का जो इलाका था, और जुनूब में महाराष्ट्र तक ये जनपदें फैली हुई थी, है ना, ये जनपदें जो है तो यहाँ तक फैली हुई थी। इसी तरह महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा उस वक्त के अशमक नामी जनपद में जो है तो आता था। महाराष्ट्र जैसा कि हमारी रियासत है, तो उसका हिस्सा जो है तो यहाँ पर आता था, अशमक जनपद में जो है तो आता था। इसी तरह पाली और अर्धमागधी अदब में इन जनपदों के नाम जो है तो पाए जाते हैं। यूनानी तारीख नवीसों जो तारीख लिखते थे, यूनान से जो आए थे और जो तारीख लिखा करते थे, उनकी तहरीरों में, यानी उनकी तहरीर जो लोग लिखा करते थे, उसमें भी जो है तो इन जनपदों के बारे में और यहाँ के बादशाह लोगों के बारे में, यहाँ पर जो जमहूरियत चलती थी इनके बारे में, और जो गण परिषद में अभी आप लोगों को बताया, इन तमाम के बारे में मालूमात जो है तो हमें मिलती है। इतना जो है तो आप लोगों को याद रखना है कि गण परिषद किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाजनपदें वाक़े हैं। अब हम यहाँ पर महाजनपदों के बारे में देखेंगे कि महाजनपदें कौन सी थी, है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं। एक है कौशल, वत्स, अवंती और मगध। तो ये 4 जनपदें हमारे सामने दी गई है। कौशल के अंदर यहाँ पर बताया गया है महाजनपद, कौशल महाजनपद हिमालय के दामन में नेपाल और उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। शरावस्ती, कुशावस्ती और साकेत इस रियासत के मशहूर शहर थे, आप लोग जैसा कि नक्शे में देख सकते हैं। इसी तरह शरावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध शरावस्ती की मशहूर खानका विहार जैतवन में तवील अरसे तक क़याम पजीर थे। कौशल का राजा परसेनजीत वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था, है ना। कौशल का जो राजा था परसेनजीत, वो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था, यानी उनका मानने वाला था। कौशल की रियासत मगध में जम हो गई, जैसा कि आप लोगों को जो है तो मगध रियासत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो कौशल की रियासत थी वो मगध में जम हो गई, यानी कि मिल गई, और दोनों मिलकर एक हो गए। दूसरा अब हम देखेंगे यहाँ पर वत्स। वत्स जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में प्रयाग यानी इलाहाबाद के आसपास का इलाके में फैली हुई थी। आप लोग जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का जो है तो इलाका भी जो है तो नज़र आ रहा है। पुराने ज़माने का कौशंबी ही कोसम कहलाता है ना। पुराने ज़माने में जो कौशंबी था इलाका, वो कोसम कहलाता है। ये एक अहम तिजारती मरकज़ था, यानी यहाँ से तिजारत की जाती थी, सामान को बेचा खरीद फरोख्त तो उसकी होती थी। कौशंबी के 3 बेहद रईस ताजिरों ने गौतम बुद्ध और उनके पैरोकारों के लिए 3 विहारें तामीर करवाई थी, है ना। जो वहाँ के रईस लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने जो है तो गौतम बुद्ध और उनके पैरोकारों यानी उनके मानने वालों के लिए जो है तो विहारें तामीर करवाई थी। कौशंबी का जो राजा था उज्जैन, गौतम बुद्ध का हम असर था, है ना। कौशंबी का जो राजा था वो गौतम बुद्ध का हम असर था, गौतम बुद्ध को मानने वाला था। उज्जैन राजा के बाद वत्स महाजनपद का आज़ादाना वजूद ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका। उसे अवंती महाजनपद के राजा ने फतेह करके अपने उसके अंदर मिला लिया, ये बात बताई गई है यहाँ पर। इसी तरह अब तीसरा जो महाजनपद है वो है अवंती। कदीम महाजनपद अवंती मध्य प्रदेश के इलाके मालवा में थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अवंती ये पहले मालवा में थी। शहर उज्जैन
अवंती की राजधानी थी, है ना। शहर उज्जैनी, पहले इसका नाम उज्जैनी था, फिर ये उज्जैन बना। ये अवंती की राजधानी थी। अवंती ये महाजनपद है, एक बड़ी रियासत है, तो हर रियासत की राजधानी होती थी। इसी तरह जो है तो अवंती की राजधानी उज्जैन था। उज्जैनी एक अहम तिजारती मरकज़ था, जिस तरह से कौशाम्बी एक तिजारती मरकज़ था वत्स रियासत का, इसी तरह अवंती रियासत का जो है तो अवंती उज्जैनी जो है तो तिजारती मरकज़ था। अवंती का जो राजा था परदेवत वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था। ये गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर को मानता था, राजा परदेवत। अवंती के राजा नंदीवर्धन के दौर में अवंती मगध की रियासत में जम हो गई। अब अवंती रियासत भी जो है तो किस में जम हो गई, किस में जाकर मिल गई ये रियासत, मगध के अंदर मिल गई। अब चौथी जो बड़ा महाजनपद थी वो था मगध। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मगध कहाँ पर है। बिहार के शहर पटना और गया के आसपास के इलाका और बंगाल का कुछ हिस्सा मिलाकर जो है तो कदीम मगध महाजनपद बनती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल का इलाका, शहर पटना और उसके आसपास के इलाके को मिलाकर मगध कहा जाता था। राजगृह या राजगीर उसकी राजधानी थी। राजगृह या राजगीर जो है तो मगध रियासत की राजधानी थी। जिस तरह अवंती की राजधानी उज्जैन थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इसी तरह मगध की राजधानी राजगृह थी। माहिर तामीरात यानी तामीर करने वाला जो माहिर था, महागोविंद ने बिम्बसार का शाही महल तामीर किया था। बिम्बसार जो है तो राजा था वहाँ का, तो उसका जो शाही महल था वो उन्होंने तामीर किया था। बिम्बसार के दरबार में जेवक नामी एक मशहूर तबीब था। जेवक नामी एक मशहूर तबीब था, यानी वो दवा गोलियां जो बनाता है, हकीम हम जिसे कहते हैं, जिसे तमाम बीमारियों की जानकारी होती है, वो जो है तो वहाँ का उनके दरबार में था, बिम्बसार के दरबार में। बिम्बसार जो है तो एक राजा था। आगे उसके बारे में तस्वीर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिम्बसार ने गौतम बुद्ध की शागिर्दी इख्तियार की थी, है ना। बिम्बसार भी जो है तो गौतम बुद्ध से तालीम हासिल करता था, उनका शागिर्द था वो। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर महाजनपदों के बारे में बताया गया है। बाज़ जनपदें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ताकतवर हो गई और इनकी जो जोग्राफियाई हदें थी वो भी जो है तो बढ़ती चली गई, फिर वो जनपद से महाजनपद हो गई, है ना। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मगध रियासत का उरूज, है ना। उरूज का मतलब होता है बढ़ना, है ना। तो मगध रियासत जो है तो जब बढ़ रही थी उसके वक्त की बात देखेंगे हम लोग यहाँ पर। बिम्बसार के बेटे अजात शत्रु ने भी रियासत मगध की तौसी का बेड़ा उठाया। यहाँ पर आप लोग जो है अजात शत्रु की तस्वीर देख सकते हैं। यह है अजात शत्रु की तस्वीर। उसने मशरिक के कई जमहूरी रियासतों को फतेह किया। मशरिक की जमहूरी रियासतें आप लोग नक्शे में देख सकते हैं। मशरिक जो है तो इस तरफ आता है, तो यहाँ की जो रियासतें थी उन्हें फतेह कर लिया उसने बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण इंतकाल के बाद अजात शत्रु के दौर में राजगृह के मुकाम पर बुद्ध मज़हब की पहली संगति यानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, है ना। उसने बुद्ध मज़हब कबूल किया था और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी इंतकाल के बाद अजातशत्रु के दौर में राजगृह के मुकाम पर बुद्ध मज़हब की पहली संगति यानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। आप लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध की तस्वीर भी जो है तो देख सकते हैं। अब अजातशत्रु के अहद में मगध की नई राजधानी पाटलीगिराम की बुनियाद डाली गई। पाटलीगिराम की बुनियाद डाली गई। आगे चलकर वो पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर हुई। पाटलिपुत्र मौजूदा शहर पटना के अतराफ में होना चाहिए। आज पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यानी उसका नया नाम पटना है ना। अजातशत्रु के बाद मगध के जो राजा हो गुजरे हैं, इनमें शिशुनाग अहम राजा था। इसने अवंती, कौशल, वत्स रियासतों को मगध में शामिल किया। जैसा कि अभी मैं इससे पहले आप लोगों को बताया, जो 4 महाजनपदें थी बाद में जो है तो वो मगध में मिल गई थी 3।
तो वही यहाँ पर बताया गया है। शुमाली हिंद का तकरीबन सारा इलाका मगध के ज़ेर इक़्तिदार आ गया। इस तरह मगध रियासत ने तश्कील पाई, यानी मगध रियासत जो है तो बढ़ गई। यहाँ पर आप लोग जो है तो पाटलिपुत्र का जो बताया गया है वो तस्वीर भी दी गई है। यहाँ पर राजगृह का मुकाम भी बताया गया है। गौतम बुद्ध की तस्वीर है, अजातशत्रु की भी तस्वीर दिखाई गई है। इस तरह से आप लोगों को ये सब याद रखना है कि अजातशत्रु के अहद में मगध की नई राजधानी पाटलिगिराम की बुनियाद डाली गई, जो आज पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर है। इसी तरह बिंबिसार का जो बेटा है वो अजातशत्रु था, वो भी जो है तो गौतम बुद्ध को मानता था। ये तमाम बातें आप लोगों को ज़हन में रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रियासत मगध के नंद राजा, है ना। मगध जो रियासत बनी थी, जो बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी महाजनपद थी, तो उसका जो राजा था उनका नाम था नंद राजा। आप लोग जो है तो नंद राजा के बारे में अब मालूमात हासिल करेंगे हम लोग। 364 कब्ल मसीह से 324 कब्ल मसीह, है ना। कब्ल मसीह का आप लोगों को मैं मतलब समझा चुका हूँ। उस अरसे में मगध रियासत पर नंद राजाओं का इक़्तिदार था, यानी हुकूमत थी। नंद खानदान के जो राजा थे उनकी हुकूमत थी। नंद राजाओं ने ऐसी बड़ी रियासत चलाने के लिए माकूल निज़ाम हुकूमत कायम किया था, यानी एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कायम किया था उन्होंने। उनके पास प्यादा फ़ौज थी, घुड़सवार फ़ौज, रथ सवार फ़ौज और हाथी सवार, ऐसी 4 किस्मों की फ़ौज थी। जो पैदल चलते थे पैदल फ़ौज, रथ पर चलने वाले फ़ौज थे, घोड़े पर चलने वाली फ़ौज थी और हाथियों पर चलने वाली फ़ौज भी जो है तो उनके पास थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी जो है तो हुकूमत जो है तो संभाला। उन्होंने औज़ान की पैमाइश का मेयारी तरीका भी कायम किया, यानी वज़न को, नापतोल को किस तरीके से बेहतर तरीके से नापा जाए, उसके लिए जो है तो उन्होंने नए नए तरीके भी निकाले। धनानंद नंद खानदान का आखिरी राजा था। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, धनानंद की तस्वीर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई गई है। धनानंद जो है वो नंद खानदान का आखिरी राजा था। इसके बाद जो है तो नंद खानदान ख़त्म हो गई, नंद हुकूमत ख़त्म हो गई थी। और धनानंद के दौर में मगध रियासत की तौसी मगरिब में पंजाब तक हो चुकी थी। धनानंद के अहद में, उनके ज़माने में एक नौजवान जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने पाटलिपुत्र को यानी पटना को फतेह करके नंद खानदान का खात्मा कर दिया। आप लोग जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर भी जो है तो देख सकते हैं। इन्होंने जो है तो जो नंद खानदान था, जो नंद हुकूमत थी, उसे ख़त्म कर दिया और मौर्य हुकूमत की जो है तो बुनियाद उन्होंने डाली। आगे के सबक में हम देख लेंगे मौर्य हुकूमत के बारे में तफसील से। तो आप लोग इतना यहाँ पर समझो कि नंद खानदान का आखिरी राजा धनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके अहद का खात्मा किया और मौर्य सल्तनत की जो है तो बुनियाद डाली। ये बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो क्या हमें जानना है वो हम देखते हैं यहाँ पर। 16 महाजनपदों के पुराने नाम और नए नाम। जो 16 जनपदें हैं उनके पुराने नाम क्या थे और आज जिन नए नाम उनके क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहली जो जनपद है वो है काशी। तो काशी का पुराना नाम बनारस, काशी का नया नाम बनारस है। पहले इसे काशी कहा जाता था, जनपद थी ये, उसका आज नया नाम बनारस है। कोसल था पुराना नाम, अब वो लखनऊ कहलाता है। लखनऊ, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, लखनऊ जो है तो शहर है। तो लखनऊ कोसल पहले था ये। फिर उसके बाद मल आज गोरखपुर है। वत्स जो था आज वो इलाहाबाद कहलाता है। चेदी कानपुर कहलाता है आज। कर्रू दिल्ली का पहला कर्रू कहते थे दिल्ली को। पांचाल का नाम रोहिलखंड है आज। मत्सिया, पुराना नाम मत्सिया, आज उसे जयपुर कहा जाता है, राजस्थान में है। इसी तरह शोरसीन,
मथुरा है आज उसका नाम। अशमक, अशमक का नाम, पुराना नाम अशमक था, आज नया नाम औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में है, ये हमारी रियासत में है। इसी तरह 11वां जो महाजनपद थी अवंती, आज उसका नाम उज्जैन है। 12वां अंग, अंग का आज नाम है चंपा, मशरकी बिहार का जो इलाका है। इसी तरह 13वां नंबर है मगध, मगध को आज जुनूबी बिहार में जो है तो मगध है। 14वां है विरजी, विरजी जो है तो शुमाली बिहार का इलाका है आज। गांधार पेशावर है, आज उसका नाम कंबोज, कंधार के करीब का जो है तो इलाका कंबोज है। तो इस तरीके से पुराने वक्त में इन महाजनपदों का नाम क्या था और आज के वक्त में फ़िलहाल इनके नाम क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो सबक था जनपद और महाजनपद, ये सबक नंबर 6 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसमें तमाम बातें जो है तो बताई गई है कि जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं। 4 महाजनपदों के नाम बताए गए हैं, कोसल, वत्स, अवंती, मगध, फिर वो कहाँ पर वाक़ है, ये तमाम बातें जो है तो बताई गई है। आप लोग जो है तो इसको और एक मर्तबा वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर इसकी मश्क कर सकते हैं और अपने उस्ताद से भी रब्ता कायम करके और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी मश्क में सवालात के जवाबात है, एक जुमले में जवाब है, बताइए तो भला है, सरगर्मियाँ दी गई है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को किताब में देखकर करना है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।